मैनिफेस्टेशन का एक सीक्रेट जो मुझे सीखने में 6 साल से ज़्यादा लग गए, वो मैं आपको इस एक वीडियो में सिखाऊंगा। और ये इतना सिंपल है कि आप बिलीव भी नहीं करोगे कि एक्चुअल में क्या ऐसे भी मैनिफेस्टेशन हो सकती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझे 2018 में पहली बार पता चला था द सीक्रेट बुक से। उसके बाद मैंने उसको फॉलो किया था और कुछ टाइम बाद मैंने उसको फॉलो करना छोड़ दिया था। फिर वापस अब्राहम को पढ़ना स्टार्ट किया था जब अब्राहम आई लाइफ में 2021 में, यानी उनकी बुक 21 में मैंने ली थी या 20 में ली थी, एग्जैक्टली याद नहीं, 21 में शायद मैंने पढ़नी स्टार्ट की थी। और जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मेरी लाइफ का एक फेज़ बहुत फास्ट चेंज हुआ था। अब आप समझ लो कि मैं अपने वापस से सेकंड फेज़ में हूँ, जहाँ पर मैं वापस से चीज़ें अपनी लाइफ में बेटर कर रहा हूँ, अपने आप को बेटर कर रहा हूँ। तो अब्राहम की बुक है जैसे आस्क एंड इट इज़ गिवन, उसमें वो कहती है कि आस्क एंड इट इज़ गिवन एक ऐसी किताब है जिसको अगर कोई भी इंसान पढ़ेगा तो उसको उतनी ही वो किताब समझ में आएगी जितनी वो वाइब्रेशन अलाइनमेंट में है उसको समझने में। लेकिन ये भी इस किताब की खासियत है कि आप इसको जितनी बार पढ़ोगे हर बार आपको कुछ नया इसमें सीखने को मिलेगा, नया जानने को मिलेगा। तो उस समय 21-22 के टाइम पे जो भी चीज़ें मुझे जाननी थी वो मुझे उस समय पता चल गई, जैसे अलाइनमेंट है, मैनिफेस्टेशन है, या किस तरीके से अपनी वाइब्रेशन को चेंज करना है। और वो चीज़ ने मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी किया। तो अब जब मैं अपने सेकंड फेज़ में आया हूँ तो यहाँ पर मैं अपने आप को देखता हूँ, जब मैं अभी आस्क एंड इट इज़ गिवन पढ़ रहा हूँ तो मेरे ही बहुत सारे बिलीव्स उसको पढ़ने के बाद चेंज हो गए, एक पॉजिटिव वे में। क्योंकि एक चीज़ तो श्योर है जो पहली बार में ही समझ में आ गई थी कि अगर आपकी लाइफ में आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो और वो चीज़ आपकी लाइफ में इस वक्त नहीं है, यानी मैनिफेस्टेशन नहीं हुई है, तो उसके जितने भी रीज़न्स आप मानते हो कि इस रीज़न की वजह से नहीं हुई या उस रीज़न की वजह से नहीं हुई, वो सारे रीज़न झूठ है। इकलौता रीज़न ये है कि आपकी डिज़ायर आपकी लाइफ में रियलिटी नहीं बन रही, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन आपकी डिज़ायर से बहुत डिफरेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ लो, आपकी डिज़ायर आगे है, आप पीछे जा रहे हो, आपकी डिज़ायर ऊपर है, आप नीचे जा रहे हो। आपको क्या करना है, आपको अपने डिज़ायर्स के साथ अलाइंड होना है। अलाइनमेंट का मतलब यहाँ पे ये है जहाँ भी आपकी डिज़ायर है आपको वहीं अपनी वाइब्रेशन को लेकर के जाना है। अगर आपकी डिज़ायर ऊपर है तो आपकी वाइब्रेशन भी ऊपर जानी चाहिए, अगर आपकी डिज़ायर आगे है तो आपकी वाइब्रेशन भी आगे जानी चाहिए। अगर आपकी डिज़ायर यानी अगर आपकी वाइब्रेशन पीछे की तरफ या नीचे की तरफ जाती जाएगी तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं मैनिफेस्ट होगी। अब्राहम के शब्दों में इसे अलाइनमेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। और अब्राहम एक वर्ड ये भी यूज़ करती है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, जिसमें वो बोलती है कि अपस्ट्रीम आपकी लाइफ में कुछ नहीं है, सारी चीज़ें डाउनस्ट्रीम है। स्ट्रीम वो बोलती है पानी के बहाव को। आप समझ लो कि जिस तरीके से नदी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह बह रही है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताओ तो जैसे मान लीजिए गंगा नदी है। अब गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है, फिर वो इंडिया के बाकी स्टेट्स तक ट्रैवल करती है और उसमें पानी कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक उसी तरीके से अब्राहम कहती है कि रिसोर्सेज जो होते हैं यूनिवर्स के पास, जो अबंडेंस है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। और स्ट्रीम इसी तरह की है कि जैसे गंगा नदी उत्तराखंड से निकल रही है और भारत के बाकी राज्यों में जा रही है, उसी तरीके से एक स्ट्रीम है इस दुनिया की जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली हम नहीं जानते हैं कि वो कहाँ से निकल रही है, लेकिन डायरेक्शन आप हमेशा जानते हो कि डायरेक्शन उसका हमेशा डाउनवर्ड्स है। तो आपको उस स्ट्रीम के साथ ही जाना है, तब आप अपनी लाइफ में हमेशा हैप्पी रह सकते हो, हमेशा मैनिफेस्टेशन इजीली कर सकते हो। जैसे इसको नदी के बहाव से देखें तो जहाँ पर गंगा नदी स्टार्ट होती है वहाँ से अगर नदी का बहाव आप देखें तो एक ही डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होता है। अब आपको क्या करना है, आपको उस पानी के ऊपर ठहर जाना है। पानी आपको खुद ब खुद लेकर के जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको कोई एफर्ट लेने की जरूरत नहीं। एक एग्जाम्पल से वो ऐसे बताती है जैसे नदी में नाव होती है। अब आप नाव अगर नदी में रखते हो और नदी का बहाव एक डायरेक्शन में बहुत तेज है तो ऑब्वियसली आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, आपकी नाव खुद ब खुद चलती चली जाएगी। ठीक उसी तरीके से आपकी लाइफ में आपकी अलाइनमेंट है या आपका डाउन स्ट्रीम अगर हम बोले तो डाउन स्ट्रीम में आपकी सभी डिज़ायर्स है। सभी डिज़ायर्स आपने जो भी आज तक यूनिवर्स से मांगा है वो यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी एक वाइब्रेशनल फॉर्म में दे दिया है। यानी जैसे मैंने कहा कि आपकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स की तरफ है, आप अपने आप को रोक करके रखे हो उस पानी में, ना आप आगे जा रहे हो, अपने आप को पीछे खींच रहे हो या फिर वहीं स्ट्रक हो जा रहे हो। जिसकी वजह से क्या है कि कितने टाइम से आप नेगेटिव सोच रहे हो या कितने टाइम से आप उस वाइब्रेशन से दूर होते चले जा रहे हो, तो ऐसे में क्या है कि वो वाइब्रेशन आपसे बहुत दूर चली जा चुकी है या वो डिज़ायर आपसे बहुत दूर चली जा चुकी है, आपकी वाइब्रेशन बहुत पीछे रह गई है। अब आप भाग के उसको जितना पकड़ने की कोशिश कर रहे हो आप उतना परेशान होते जा रहे हो, जबकि आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। स्ट्रीम आपको खुद ब खुद ले जाएगी, यानी नदी का बहाव आपको खुद ब खुद आगे ले जाएगा। और बीच में जो रुकावटें हैं वो रुकावटें ही आप रेजिस्टेंस मान सकते हो। जैसे रीज़न की बात आती है ना कि मेरी लाइफ में अगर मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, जैसे गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट नहीं हो रही,
तो हो सकता है कि मैं पढ़ नहीं रहा, या फिर मैं एग्ज़ाम्स में भूल जाता हूँ, या फिर मुझसे पढ़ाई होती नहीं है, या फिर हर किसी का हो जाता है मेरा नहीं होता, या मेरी किस्मत ही ख़राब है। ये अलग अलग रीज़न्स है जो आपका माइंड आपको दे सकता है। इस तरह के 1000 रीज़न होते हैं, आप एक के पीछे जाने की कोशिश करोगे, आपका माइंड 1000 इस तरह से और बना करके आपके सामने खड़े कर देगा। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये रीज़न 1 है, 100 है या 1000 है, या इसका क्या आपकी लाइफ में इम्पैक्ट है। इसका इम्पैक्ट बस इतना ही है कि आप इस पर फोकस कर रहे हो, तभी ये चीज़ आपकी लाइफ में रियलिटी बन रही है। और ये रीजंस के नाम आप अलग अलग जो भी रीज़न दो, एट दी एंड है ये रेजिस्टेंस ही। तो इक्वल टू आप इसका मतलब ये समझ सकते हो कि जो भी रीज़न है वो आपका सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है। रीज़न का नाम कुछ भी हो सकता है वो रेजिस्टेंस ही। तो अब आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, जैसा अब्राहम ने अपने शब्दों में बताया था, आपको ग्रेजुअली और धीरे धीरे अपनी रेजिस्टेंस को रिलीज करते जाना है, जो कि इकलौता रीज़न है आपकी लाइफ में आपकी मैनिफेस्टेशन के ना होने का, आपकी डिज़ायर के साथ वाइब्रेशनली अलाइनमेंट में ना होने का। अब इसको आप रिलीज़ कैसे करोगे, तो आप ऐसे देखो कि आप जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में बहुत होल्ड करके रखे हो, यानी बहुत टाइम से किसी चीज़ को पकड़ के रखा है, कोई चीज़ हो ही नहीं रही लाइफ में, उन सभी चीज़ों को एक एक करके आपको छोड़ते जाना है। यहाँ पर ये समझना है कि छोड़ते जाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने डिज़ायर को छोड़ दे रहे हो। छोड़ते जाने का मतलब ये है यहाँ पे कि आप अपनी रेजिस्टेंस को छोड़ रहे हो। और क्योंकि अब्राहम ने कहा है कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, आपको धीरे धीरे करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि इतने सालों तक अगर आपने नेगेटिव सोचा है पिछले 10 साल से, 15 साल से, तो इमीडिएटली आप उसको रिलीज़ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप अपना टाइम इस पे देने की कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं है कि अगले 10 या 20 साल आपको लगेंगे इसको चेंज करने में। अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो कि आपका काम ये नहीं है कि आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है। आपका काम ये है कि बस आपको वाइब्रेशनली अलाइंड होना है, और अलाइंड होने के लिए बस आपको चीज़ों को छोड़ना है, यानी एफर्ट्स को छोड़ना है। जो आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए टेक्निक्स पे टेक्निक्स करते जा रहे हो, और कुछ भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, और कितना आपने ट्राई करके देख लिया, हर बार आपके ट्राई करने पे आप फेल ही हुए हो, तो आगे भी उसी तरीके से ट्राई करते रहने पे आपको कोई डिफरेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा। जिस तरह की आपकी वाइब्रेशन होगी, जिस तरह के एक्शंस होंगे, वैसे ही रिजल्ट होंगे। एक्शंस भी यहाँ पे आप नाक के बराबर रख सकते हो। आप कह सकते हो कि जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी वैसा ही आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि अगर आपकी वाइब्रेशन स्टक वाली है या फिर पीछे जाने वाली है तो आप कभी भी आगे नहीं जा पाओगे। आप कोई टेक्निक करने की भी कोशिश करोगे तो कुछ दिन में वो छूट जाएगी, या फिर अगर आप कंटिन्यू करोगे भी तो आप करंट रियलिटी से फोकस ही नहीं हटा पाओगे, वो चीज़ें आपको परेशानी करती रहेंगी। तो आपको इस जगह पे क्या करना होता है, आपको ये चीज़ें लेट गो करते जानी होती है, यानी ये चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ रहे हैं, ये भी चीज़ें छोड़ रहे हैं, यानी मैनिफेस्टेशन रिलेटेड कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और इससे आपकी मैनिफेस्टेशन खो नहीं जाती। आपको ये चीज़ समझनी है। जैसे अब्राहम की किताब है आस्क एंड इट इज़ गिवन, उसका नाम ही आस्क एंड इट इज़ गिवन, जिसका मतलब ये है कि आपने आज या फिर आपने 1 साल पहले, 5 साल पहले जो भी अपने आपसे या यूनिवर्स से मांगा है, जो कि आस्किंग आपके लिए नेचुरल होती है। जैसे अब्राहम कहती है कि आस्किंग आप रोक नहीं सकते, क्योंकि आप जो लाइफ जी रहे हो, आपको जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में मिल रही है, वो नेगेटिविटी आपके थ्रू आपकी डिज़ायर्स को आस्क करती है यूनिवर्स से। जब आप अपनी लाइफ में फेलियर फेस करते हो तो आपको सक्सेस चाहिए होती है। जब आपकी लाइफ में आपकी बॉडी में आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है तो आप अच्छी हेल्थ की डिज़ायर करते हो। जब आप अपनी लाइफ में पैसों की कमी महसूस करते हो तो आप ज़्यादा पैसा डिज़ायर करते हो। जब आपके रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं तो आप अच्छे रिलेशनशिप्स को डिज़ायर करते हो। तो इसी तरीके से आपकी आस्किंग होती है। आप सालों से मांगते आए हो, आप हमेशा इसी तरीके से यूनिवर्स से मांगते आओगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्लैरिटी की भी ज़रूरत नहीं होती। आपको पता होना चाहिए कि क्लैरिटी आप में ना हो, यूनिवर्स में है। यूनिवर्स को पता है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, और आपको जो चाहिए उसने वो वाइब्रेशनली बना भी दिया है। अब आपका काम यही है कि आप इस जगह पे जो हर्डल्स में लटके हो, जो परेशानियों में लटके हो, जहाँ पे आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे और जितना कोशिश कर रहे हो वहीं अटक जा रहे हो या पीछे की तरफ जा रहे हो, तो आपको ये चीज़ें करना छोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा करोगे, उतना ज़्यादा एफर्ट लोगे, उतना ज़्यादा आप रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे, और उतना ज़्यादा अपने आप को ये एहसास दिलाते जाओगे कि आप फेलियर हो, आप नहीं कर सकते ये चीज़। और जब आप चीज़ों को छोड़ना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशन खुद ब खुद बढ़ने लगेगी, खुद ब खुद अच्छी होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपकी ये नेचुरल हैबिट है। यानी अलाइनमेंट को अगर कहा जाए तो अलाइनमेंट कोई आने वाली चीज़ नहीं है, अलाइनमेंट आपके लिए नेचुरल है। आपने क्या किया है, बस अलाइनमेंट को रोक करके रखा है, रेजिस्टेंस को आगे खड़ा करके। आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस को उठा के साइड करना है। और रेजिस्टेंस अगर आपकी लाइफ में नहीं रहेगी तो आप उसी फ्लो में आगे बढ़ोगे जिस फ्लो में आपकी डिज़ायर्स आती है। आपकी आस्किंग होती है, आप मैनिफेस्ट करते हो, आपकी आस्किंग होती है, आप मैनिफेस्ट करते हो। अब यहाँ पे अगर आस्किंग होती है, रेजिस्टेंस होती है बीच में,
तो मैनिफेस्टेशन नहीं होती है। जितनी ज़्यादा आप रेजिस्टेंस को बीच में ले आते हो आस्किंग के, उतना ही ज़्यादा आप मैनिफेस्टेशन से दूर हो जाते हो। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि एक तरफ आस्किंग है, एक तरफ आपके रिजल्ट है, मैनिफेस्टेशन है, और सेंटर में रेजिस्टेंस है। जब तक ये बीच में रेजिस्टेंस रहेगी तब तक आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जो आप चाहते हो। तो जब रेजिस्टेंस बीच में से रिमूव हो जाएगी तो बचेगा क्या? आस्क एंड इट इज़ गिवन, यानी आस्क आपने मांगा, यूनिवर्स ने आपको आपकी करंट लाइफ में दिया, ना कि सिर्फ वाइब्रेशनली। तो यही आपका काम होता है। तो ये जब आप करना स्टार्ट करते हो, चीज़ों को लेट गो करना स्टार्ट करते हो, एफर्ट्स लेना बंद करते हो या कम करते हो, तो धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशन जो आपके लिए नेचुरल है वो बढ़नी स्टार्ट होती है। आप बुरा फील करना अपनी लाइफ में कम करने लगते हो, अच्छा फील करना आप ज़्यादा लगते हो। तो स्टार्टिंग में ये चेंज जो आता है ये सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स में आता है, और जब ये फीलिंग्स में आने लगता है और फीलिंग्स का चेंज होना जब डोमिनेट करता है तो आपकी लाइफ में वो चेंजेस आपको नज़र आने लगते हैं। यहाँ पे बहुत हार्ड प्रैक्टिस की या फिर बिलीव करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये लॉ है तो ये आपके लिए भी इक्वली वर्क करेगा, दुनिया के हर पर्सन के लिए इक्वली ही वर्क करेगा। तो अच्छा फील करने पे आपको फोकस करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ले रहे हो अपनी लाइफ में, इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली आप बुरा फील करोगे, और आप जितने टेक्निक्स करोगे आप उतना बुरा फील करोगे। आप जितना अपने एसपी के बारे में या अपने डिज़ायर के बारे में सोचते ही रहोगे उतना आप बुरा फील करोगे। क्यों? क्योंकि उस डिज़ायर के बीच में रेजिस्टेंस है। जो डिज़ायर ऑलरेडी यूनिवर्स ने आपके लिए वाइब्रेशनली बना करके रखी है, आप उसी में रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। आप खुद ही उस चीज़ को अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे। आप अगर उस डिज़ायर को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस रिमूव करने पे फोकस करोगे तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आनी ही आनी है। तो यहाँ पे वाइब्रेशनली अलाइन करने के लिए खुद को हम प्रोसेसेस का यूज़ करते हैं। प्रोसेसेस अगर आप देखोगे तो बहुत सारे होते हैं। अब्राहम ने 22 प्रोसेस दिए हैं आस्क एंड इट इज़ गिवन में, जिसमें से मेडिटेशन, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, पिवटिंग जो मैं करता हूँ ये उसमें से 3 है, बाकी और भी बहुत सारे हैं उसमें। या इसके अलावा इन 22 के बाहर भी आप जा सकते हो। आपका काम बस अच्छा फील करना है। अभी आपको ये समझना है आपकी डोमिनेट फीलिंग क्या है। आपकी डोमिनेट फीलिंग जो है वो नेगेटिव है, वो सैड वाली है, वो आपको परेशानी देने वाली है कि पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा, जॉब नहीं लग रही, लाइफ में स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। तो ये इमोशनल स्किल्स में आप जो नीचे की तरफ जाते जा रहे हो वो चीज़ आपको लाइफ में परेशानी दे रही है। आपको क्या करना है? आपको ऊपर की तरफ आगे बढ़ना है, और उसके लिए जितना आप इन चीज़ों को छोड़ोगे, जैसे अगर आप मेडिटेशन करते हो, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करते हो, तो मेडिटेशन करने से क्या होता है कि मेडिटेशन एक ईजीएस्ट वे है जो आपको वाइब्रेशनली अलाइन कर सकता है। कैसे? क्योंकि मेडिटेशन जब आप करते हो तो आपका ध्यान आपकी ब्रीदिंग पे होता है। आप किसी थॉट्स को क्रिएट नहीं करते, जो थॉट आते हैं उसको जाने देते हो ब्रीदिंग पे फोकस करके। तो जब थॉट नहीं होते तो रेजिस्टेंस नहीं होती। और जैसा अब्राहम कहती है ना कि अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच पाते तो कुछ मत सोचो, ये भी एक जगह पे आपको हेल्प कर सकता है। और कई बार स्टार्टिंग में जब लाइफ में हर चीज़ खराब होती है तो उस वक्त ये समझ भी नहीं आ रहा होता है कि हम पॉजिटिव सोचे कैसे। तो इसीलिए मेडिटेशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मेडिटेशन आपको कुछ ना सोचने के लिए प्रेरित करता है, आपके एक्शंस को कम करता है आपकी लाइफ से। तो मैनिफेस्टेशन के पीछे भागना आपको छोड़ना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन के लिए टेक्निक्स करनी छोड़नी पड़ेगी। आपको बस अपने लिए मेडिटेशन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप करना भी चाहो तो आप सब्लिमिनल सुन सकते हो। वो भी मैं इसीलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं सब्लिमिनल बनाता हूँ और सेल करता हूँ, बल्कि मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सब्लिमिनल में जो एफर्मेशंस हम होते हैं, यानी सब्लिमिनल में जो हम एफर्मेशन ऐड करते हैं वो हिडन होते हैं, यानी आप कॉन्शियसली उसको नहीं सुन पाते हो, आप सिर्फ म्यूज़िक सुनते हो। तो ऐसे में जब आप कॉन्शियसली इन्वॉल्व नहीं हो तो आपको उतनी रेजिस्टेंस उस जगह पे नहीं आती है। और अगर आप स्टार्टिंग में हो, बहुत स्टार्टिंग में हो, और आप मेडिटेशन जैसी चीज़ें नहीं कर पाते हो या कुछ नहीं कर पाते हो, तो ऑब्वियसली फिर सब्लिमिनल जैसी ही चीज़ें होती है जो आपको स्टार्टिंग का वो पुश देती है। लेकिन आपको किसी प्रोसेस के ऊपर डिपेंड नहीं होना होता, क्योंकि आपको अच्छा फील करना है, वो आपका गोल है। अब आप म्यूज़िक को बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं सुन पाओगे। हार्डली टू हार्डली आप 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने खींच लोगे, उससे ज़्यादा आप नहीं सुन पाओगे किसी म्यूज़िक को। तो प्रोसेस इस तरीके से बीच बीच में चेंज भी होते हैं कि स्टार्टिंग आपने सब्लिमिनल से की, 1 महीना आपने सब्लिमिनल सुना, उसके बाद आपने ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर दिया, और कुछ दिन ग्रेटिट्यूड किया, आपकी मैनिफेस्टेशन हो गई। अब इसका क्रेडिट आप चाहे तो सब्लिमिनल को दो, चाहे आप ग्रेटिट्यूड को दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड जो मैनिफेस्टेशन हुई है वो आपकी वाइब्रेशन से हुई है। स्टार्टिंग का वो पुश जो आपको मिला, हो सकता है वो सब्लिमिनल से मिला, जिसने आपको इतना अलाइन कर दिया कि आप ग्रेटिट्यूड कर सको। और जब आपने ग्रेटिट्यूड किया तो आपको आपका रिजल्ट मिल गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन करने में आपने मान लीजिए 1-2 महीने लगाए, 3 महीने लगाए। अब 3 महीने मेडिटेशन करने के बाद आपको इम्पल्स आई, या फिर आपको अंदर से ऐसा फील हुआ कि मुझे अभी इस पर्सन के लिए या इस चीज़ के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने चाहिए, और आपने उसके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने स्टार्ट किया, और उससे आपको रिजल्ट मिल गया, या वो मैनिफेस्टेशन हो गई आपकी रियलिटी में। तो इसका मतलब ये है कि मेडिटेशन ने पहले आपकी नेगेटिविटी को पूरी तरह से क्लियर किया, और बाकी की जो बची कुची नेगेटिविटी आपके अंदर थी या रेजिस्टेंस आपके अंदर थी, उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ने चेंज कर दिया। अब जब वो चेंज हो गई, रेजिस्टेंस बदल गई अलाइनमेंट में, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होनी है।
और अब्राहम कहती है कि इवन दो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आप अपने लाइफ के वर्स्ट फेज में हो, लेकिन अब्राहम के अकॉर्डिंग वो भी आपकी लाइफ का बेस्ट फेज होता है, क्योंकि वो जिस दृष्टि से देख रहे होते हैं हम उस दृष्टि से नहीं देख पा रहे होते। हमें हमारी नेगेटिविटी लगती है, लेकिन वही हमारी एक्चुअल में आस्किंग होती है। इसीलिए अब्राहम यहाँ पे कहती है कि आप चाहे वाइब्रेशनली किसी भी स्टेज पे हो, आप एक परफेक्ट जगह पे हो वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने के लिए। यानी इतने टाइम से आप पीछे की तरफ जाते जा रहे थे, एकदम नेगेटिविटी में आ गए। अब यहाँ से अगर आप सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ो, और अगर आप एक ही स्टेप आगे बढ़ते हो और डेली एक एक स्टेप आगे बढ़ते हो, तो आप ऑब्वियसली आगे ही आओगे। आप पीछे की तरफ अगर जब तक नहीं मुड़ोगे आप पीछे नहीं जा सकते। लेकिन ये आगे पीछे वाली चीज़ें होती रहती है। लाइफ इसी तरीके की होती है, जैसे हम मॉनिटर में देखते हैं ना, जो डॉक्टर्स के पास होता है हॉस्पिटल्स में, जिसमें लाइफ लाइन दिखती है। तो लाइन जब तक टेढ़ी मेढ़ी चल रही होती है मतलब इंसान है, लाइन सीधी हो जाती है तो समझ जाओ इंसान अब नहीं है। तो उसी तरीके से वाइब्रेशन आपकी अप एंड डाउन हमेशा होगी। लेकिन क्या है कि वो अप एंड डाउन एक बैलेंस में होनी चाहिए, कि आज अगर आप बहुत खुश हो, कल के कल आप डिप्रेशन में चले गए, या आज आप बहुत खुश हो, कल के कल आप पूरी एंग्जाइटी में आप भर गए, या आज इतने ज़्यादा खुश हो और कल उतने ही ज़्यादा गुस्से में। तो ऐसे में क्या है कि आपकी वाइब्रेशन में बैलेंस नहीं है, वो बहुत ज़्यादा गैप्स ले रही है, या फिर अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे में क्या है कि आप ऑब्वियसली नेगेटिव वाले पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन को ज़्यादा पकड़ लोगे, और फिर मान लीजिए अच्छी फीलिंग से आ गए नेगेटिव में, तो नेगेटिव से और ज़्यादा नेगेटिव होते चले जाओगे। लेकिन जब आप एक बार वाइब्रेशनली उठने लगोगे ऊपर की तरफ, जो थोड़ी मोड़ी चीज़ें होती है, जैसे रिएक्ट कर देना किसी बात को लेकर के, गुस्सा हो जाना, फिर उस गुस्से को भूल जाना, किसी से लड़ाई हो गई या झगड़ा हो गया फिर उस बात को जाने देना, किसी की बातों को माइंड ना करना, ये चीज़ें फिर धीरे धीरे होने लगती है। तो फिर आप समझ लो आपका बैलेंस हो रहा है, कि जहाँ पर आप खुश तो हो, थोड़ा बहुत मुश्किल आ रही है, लेकिन आप उसको उतना बॉदर नहीं कर रहे हैं, आप उसको उतना परेशानी नहीं ले रहे अपने लाइफ में, और वहाँ पे अपनी लाइफ में हैप्पी रह रहे हो। तो ऐसे में जब आपकी डायरेक्शन अपवर्ड्स की तरफ रहती है ना, तो आप समझ लो मैनिफेस्टेशन होगी। और गुस्सा भी यहाँ पे आपको हेल्प करता है एक्चुअल में देखा जाए तो। अगर बहुत खुश इंसान है वो गुस्सा करे तो उसके लिए वो रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर आप डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी स्टेज में हो तो वहाँ से एंगर आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर इंसान अपने आप को इतना बंद कर लेता है, इतना कैद कर लेता है कि अपने माइंड में ही उसकी ओवर थिंकिंग चलती चली जाती है और उससे वो निकल नहीं पाते। लेकिन जो गुस्सा करते हैं हम उस चीज़ में, तो गुस्सा क्या करता है, गुस्सा उस खालीपन को या उस ओवर थिंकिंग को कुछ समय के लिए ख़त्म कर देता है। तो जब आप गुस्से में भी आते हो तो चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर होना स्टार्ट होती है। तो इमोशंस आपके इस वक्त आपको कौन सा अच्छा फील करा रहे हैं वो आपको ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे तो आप एक प्रोसेस कोई ले लो, जैसे मेडिटेशन ले लो, उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। अगर वो नहीं कर पा रहे तो सब्लिमिनल सुनो डेली बेसिस पे। अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट कुछ मत करो प्रोसेस वाइज, और सिर्फ वीडियोज़ को सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, जितनी बार हो सके उतनी बार सुनो। और इस वीडियो को भी आप बार बार सुन सकते हो, और जितनी बार आप इसको सुनोगे ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में उतनी ज़्यादा जाती जाएंगी। हो सकता है एक हफ्ते आप सुनो, उसके बाद आपको मेडिटेशन करने की इच्छा होने लगे। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि अगर आप इस वक्त इस वीडियो से रिलेट नहीं कर रहे या इसको स्टार्ट नहीं कर पा रहे तो इस वीडियो को बस बार बार सुनो। और फिर जब आपको लगे कि आगे आपको ग्रेटिट्यूड स्टार्ट करना चाहिए, सब्लिमिनल स्टार्ट करना चाहिए, या कुछ भी स्टार्ट करना चाहिए, तो फिर उसमें आप मूव ऑन हो जाओ, उस वाले प्रोसेस को करने लगो। फिर कुछ दिन बाद जब आपको लगे कि वो प्रोसेस आपको बोर कर रहा है तो आप चेंज करो। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओ, लाइफ में आपको हैप्पीनेस मिलती चली जाएगी। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लाइफ भी हमारी अलाइनमेंट्स और रेजिस्टेंस से चीज़ों को ऐड कर सकती है, क्योंकि हमारे अराउंड जब हम देखते हैं तो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों तरह की चीज़ें हमारे अराउंड होती है। तो आपको क्या करना है, जो चीज़ें नेगेटिविटी देती है उन चीज़ों को अवॉइड करना है, जो चीज़ें पॉजिटिविटी देती है उनको ज़्यादा देखना है और अप्रिशिएट करना है। जैसे मान लीजिए कि आप टीवी देखते हो तो टीवी में भी आप ऐसा कंटेंट देखो जो आपको अच्छा फील कराए, ना कि बुरा फील कराए। अगर आप गाने सुनते हो तो जो वो गाने सुनो जो आपको अच्छा फील कराए, वो गाने अवॉइड करो जो आपको बुरा फील कराए। न्यूज़ से दूर रहो, पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहो, और स्टार्टिंग के टाइम पे एटलीस्ट इन चीज़ों से दूर रहो, ताकि आपका माइंड थोड़ा वाइब्रेशनली अपने आप को अलाइन कर पाए। फिर जब आप एक बार अलाइंड हो जाओगे तो कोई भी चीज़ आपको नेगेटिविटी नहीं देगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।